हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं दर्पणों के बारे में जानेंगे। उनमें कौन कौन से पद यूज किए जाते हैं, कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गोली दर्पण में निम्न पदों को समझाइए। ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और द्वारक। ये 5 डिफिनीशन देखेंगे, 5 परिभाषाएं देखेंगे गोली दर्पण के केस में। तो गोली दर्पण में 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक अवतल दर्पण होगा जिसका परावर्तक पृष्ठ आंतरिक होगा और बाहरी भाग में पॉलिश की गई है। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके आंतरिक भाग में पॉलिश की जाती है और परावर्तक पृष्ठ बाहरी भाग होता है। प्रकाश का परावर्तन बाहर या उभरे हुए भाग से होता है, इसलिए उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो अंदर से होता है, उसका बाहरी पृष्ठ यानी कि उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है। ये दोनों में अंतर है। अब चलते हैं, देखते हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आप कॉपी में लिखेंगे चित्र के साथ व्यवस्थित तरीके से, लेकिन उसके पहले आइए हम समझते हैं सबसे पहले ध्रुव क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में आप क्या लिखेंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ अवतल दर्पण में भी ध्रुव पी है, उत्तल दर्पण में भी ध्रुव पी है। पहली परिभाषा क्लियर, ठीक है ना। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ध्रुव को पोल कहते हैं, पोल POLE पोल कहते हैं, और पोल का जो पहला लेटर पी है उसका उपयोग यहाँ पे इसको दर्शाने के लिए किया जा रहा है। तो ध्रुव हो गया। दोनों दर्पणों को सम्मिलित रूप से गोलीय दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कांच का एक बड़ा सा गोला है। इसको आप चित्र वो बनाएंगे नहीं, समझिए इसको। कांच का एक बड़ा सा गोला है और इसके 2 भाग हमने कर दिए ऐसे, ठीक। बाहर पॉलिश कर दिया तो आंतरिक पृष्ठ परावर्तक हो गया और ये हो गया अवतल दर्पण, और अंदर पॉलिश कर दिया तो इसका बाहरी भाग परावर्तक हो गया और ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। तो जब हम जिस गोले की बात कर रहे हैं, कांच का एक बड़ा सा गोला था तो उसका कोई ना कोई केंद्र रहा होगा, क्योंकि गोले का केंद्र होता है, तो गोले का केंद्र जो है रहा होगा। जब इसको काट के 2 भागों में कर दिया गया तो ये केंद्र दोनों के पास हो गए, तो ये केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र, है ना। ये क्या केंद्र कहलाएगा? वक्रता केंद्र। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं, पढ़ते हैं फोकस के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनीशन है फोकस को अच्छी तरीके से हमको समझना होगा। तो प्रतिबिंब रचना का नियम हम क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ेंगे कि दर्पणों से प्रतिबिंब रचना का नियम क्या है। उसमें हम देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण, ये P है ध्रुव, और यहाँ से एक काल्पनिक अक्ष गुजर रही है जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें अनंत से चल कर के दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, ये ध्यान से देखेंगे यहाँ पर प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही हैं। अब प्रतिबिंब रचना का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि ये सारी की सारी किरणें जो है वो अवतल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात कहाँ पर मिलेंगी? एक बिंदु पर मिलती हैं। जैसे ये किरण परावर्तन के पश्चात यहाँ पर मिल गई, ये किरण परावर्तन के पश्चात यहाँ पे मिल गई, फिर ये वाली किरण भी परावर्तन के पश्चात यहाँ पे मिलेगी, ये वाली किरण भी परावर्तन के पश्चात यहाँ पे मिलेगी। सारी की सारी किरणें जो है परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो ये बिंदु कहलाएगा दर्पण का फोकस, ठीक है। तो फोकस को हम कैसे परिभाषित करेंगे? 2 अलग अलग दर्पणों में अलग अलग तरीके से फोकस। तो इसको तो आप समझ गए, ये सारी की सारी किरणें समांतर, जहाँ पे समांतर किरणें आती हैं इसका मतलब वो अनंत से चल के आ रही हैं। तो अनंत से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन अगर इस केस की हम बात करें तो ध्यान से देखेंगे, एक प्रकाश की किरण जो दर्पण पर ऐसे आपतित होगी, ऐसे ये आपतित हुई, और ये किरण ऐसे आपतित हुई, फिर दूसरी किरण भी लेना चाहें तो ये किरण ऐसे आपतित होगी, ये किरण ऐसे आपतित होगी। अब सवाल है कि ये किरणें जाएंगी कहाँ? तो ये किरण परावर्तन
इनमें भी होगा। ये किरण परावर्तित होकर इधर चली जाएगी, ये किरण परावर्तित होकर के इधर चली जाएगी, इसी तरीके से ये किरण परावर्तित होकर इधर चली जाएगी, ये किरण परावर्तित होकर के इधर चली जाएगी। अब अगर इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो जैसे किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ पर मिलेगी, इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं, ये सारी किरणें पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलेंगी, ऐसे एक बिंदु पर मिल जाएंगी। तो फोकस को हम कैसे परिभाषित करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत, यहाँ पे अगर आंख लगा के कोई देखे तो ऐसा लगेगा कि फोकस होकर आती हुई प्रतीत, उसको बोलते हैं दर्पण का फोकस। तो अवतल दर्पण का फोकस अंदर है, ध्यान से देखेंगे ये, और इसका बाहर हो जाएगा। लेकिन परिभाषा क्या कहती है कि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा सुनेंगे कि अनंत से चलकर दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है ना, ये डिफिनीशन क्लियर हो गई। अब जो है बी हो गया, अब सी में चलते हैं, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को फिर से देखेंगे कि जब गोलीय दर्पण का निर्माण किया जाता है उस समय कांच के बड़े से गोले को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कांच के एक बड़े से गोले को दो भागों में विभाजित करते हैं, तो जो कांच का गोला होता है उसका कोई न कोई केंद्र होता है, उस केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। तो कैसे परिभाषित करेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है ना। वक्रता केंद्र जैसे सपोज करें केंद्र को सी से दर्शाते हैं तो वक्रता केंद्र यहाँ पर, वक्रता केंद्र यहाँ पे हो जाएगा। इसका वक्रता केंद्र कहाँ पे होगा? यहाँ पे। और इसका वक्रता केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। ये वक्रता केंद्र है, ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है, ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि दर्पण से फोकस तक की दूरी, ये पी ध्रुव है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी। तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। डी और ई की जो परिभाषाएं हैं वो क्या कहती हैं कि दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स, गोलीय दर्पण में कौन कौन से पद हो गए? ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, फोकस दूरी हो गई और द्वारक हो गया। अब यहाँ पे द्वारक क्या है? द्वारक का मतलब होता है द्वार। जितने भाग से प्रकाश दर्पण के अंदर प्रवेश करता है उतना एरिया उसका क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। ये द्वारक, इतने एरिया में प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आज हमने क्या पढ़ा कि गोलीय दर्पण में निम्नलिखित पदों को समझाइए। ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं और द्वारक किसे कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए और दोनों दर्पणों में कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं उसको हम अच्छे से समझेंगे, है ना, ताकि हम अगला जो 4th नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हम पढ़ेंगे कि दर्पणों से प्रतिबिंब रचना के नियम कौन कौन से हैं वो अच्छी तरीके से हमारे समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।